Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, guest assistant professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडी हेतु एक महत्वपूर्ण प्रकरण वैदिक सिविलाइजेशन से संबंधित चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें हम लोग आज वैदिक सिविलाइजेशन से संबंधित चर्चा क्रम में इसके 8वें भाग को देखेंगे। और इस लेक्चर में हम लोग ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को देखेंगे। और जब हम ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उस समय के जो इसके पिछले की जो हड़प्पा सभ्यता थी वह नगरी आधार लिए हुई थी, तो ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता थी इसका आधार ग्रामीण था और यह कबायली संरचना पर आधारित थी। तो इन दोनों में का हम तुलनात्मक अध्ययन भी अगर करें तो देखेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता थी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। इसमें कृषि कार्य को द्वितीयक पेशा के रूप में देखा गया। तो इनका जो मुख्य पेशा था वह पशुपालन से संबंधित था। और पशुपालन जब कहा जाता है तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है, तर्क है और इसके प्रमाण भी हैं। क्योंकि हम उस काल में जो महत्वपूर्ण गतिविधियाँ होती थी वह गाय से ही उसको डिनोट किया गया है। गाय से ही बहुत सारे शब्द बने, जैसे अगर धनी व्यक्ति को देखें तो उसको गोमत कहा जाता था, राजा को गोप कहा जाता था, युद्ध को गविष्टि कहा जाता था, पुत्री को दुहिता कहा जाता था, समय की माप के लिए जो मापक प्रयोग होता था उसे गोधली कहा जाता था, दूरी की माप के लिए जो पैमाना था उसे गवयतु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इन शब्दों के प्रयोग से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं या जो भी पुरातात्विक या साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हैं जो वेदों में हैं, ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ब्राह्मण ग्रंथों में है, आरण्यकों में है, उपनिषदों में हैं, या जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं जो बर्तन मिले हैं, मृदभांड मिले हैं, उनसे हम जो आइडिया लगाते हैं, जो हम एक विचार बनाते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी और इसका आधार जो अर्थव्यवस्था था वह भी पशुचारण पर ही आधारित था। तो ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के अगर हम महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालें तो ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था कबायली संरचना पर आधारित थी। तो जो ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था थी वह आधारित थी कबायली संरचना पे। और जब हम कबायली संरचना पे आधारित अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि विशेष रूप से पशुपालन का महत्व था। इसमें पशुपालन या पशुचारण शब्द का प्रयोग ज़्यादा उचित रहेगा। पशुचारण का विशेष महत्व था, विशेष महत्व था इस अर्थव्यवस्था में। और इसका हम अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि जीवन से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ थी वह विभिन्न जो गतिविधियाँ थी जीवन से जुड़ी हुई वह गाय के माध्यम से अभिव्यक्त हुई, जिसमें हम देखते हैं कि धनी व्यक्ति के लिए गोमत, तो राजा के लिए जनक से गोपा शब्द का प्रयोग किया गया या गोप। फिर युद्ध जो होते थे उस समय उसको गविष्टि कहा गया। दूरी का मापक जो था, दूरी का मापक वह था गवयतु। तो समय का मापक वह था गोधुली। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन तथ्यों से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था थी वह कबायली संरचना पर आधारित थी और इसमें पशुचारण का विशेष महत्व था। तो इसमें दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि कृषि द्वितीयक पेशा के रूप में थी। ऐसा नहीं था कि कृषि कार्य नहीं हो रहे थे, कृषि कार्य प्रारंभ हो गए थे, लेकिन यह द्वितीयक पेशा के रूप में थी। द्वितीयक पेशा के रूप में थी। जो प्रमुख पेशा था वह था पशुचारण।
तो द्वितीयक पेशा के रूप में कृषि का महत्व था। कृषि को बहुत अधिक महत्व प्राप्त नहीं हो सका था, क्योंकि हम ऋग्वेद के अगर श्लोकों की चर्चा करें तो 10,462 श्लोकों में केवल 24 श्लोकों में ही कृषि की चर्चा है। तो इस यहाँ साक्ष्य के रूप में लिख सकते हैं कि 10,462 जो श्लोक थे, इसमें से मात्र 24 श्लोकों में ही कृषि की चर्चा है, कृषि की चर्चा की गई है। और कृषि की चर्चा से अगर कृषि पेशे से जुड़े हुए लोगों को हम अगर इस ग्रंथ के तथ्य को देखें तो जो कृषि से जुड़े हुए लोग थे उनको मंद बुद्धि समझा जाता था। लेकिन फिर भी हम कृषि से संबंधित गतिविधियों को देखते हैं और इसकी पर्याप्त सूचना हमें मिलती है। अगर उदाहरण के रूप में हम देखें तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे खेतों की जुताई में लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, अर्थात लकड़ी के हल का प्रयोग करके वो लोग जुताई करते थे, लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, जिसको लागल बोला जाता था, लागल। और वे कृषि में खाद के रूप में गोबर, जिसे करीसु बोला जाता था, जो उर्वरक के रूप में गोबर के खाद का प्रयोग किया जाता था। तो गोबर के उर्वरक को हम लोग उस समय देखते हैं, उसके लिए शब्द दिया गया है करीसु। ठीक इसी तरह सिंचाई के लिए नहर, जिसे कुलिया तथा कुएं का प्रयोग होता था, नहर के लिए कुलिया शब्द का प्रयोग आया है। नहर के लिए, सिंचाई के लिए नहर शब्द का प्रयोग है, जिसे कुलिया कहा जाता था, कुलिया। फिर कुएं का भी प्रयोग होता था। ऋग्वेद में कृषि गतिविधियों से जुड़ी हुई गतिविधियां जैसे जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग हम देखते हैं। इससे पता चलता है कि जो कृषक थे वह जुताई भी करते थे, मड़ाई करते थे, बुआई, कटाई, मड़ाई इत्यादि शब्दों का प्रयोग है। इस क्रम से अगर हम कहें तो सर्वप्रथम अगर खेत जुताई हो गया तो जुताई के बाद से बुआई के बाद से कटाई के बाद से मड़ाई होता था, जो कि इसके बाद मड़ाई के बाद से जो अन्न था वह अपने फसल से बाहर निकल जाता था। तो इस रूप में कृषि की भी चर्चा है, लेकिन कृषि की चर्चा बहुत अधिक हम बृहद स्तर पे नहीं देखते हैं। लेकिन कृषि का शुरुआत हो चुका था, और जो कृषि ऐसी नहीं थी कि अर्थव्यवस्था को आधार दे सके। कृषि में अधिशेष का उत्पादन बहुत अधिक नहीं था, क्योंकि हम देखते हैं कि कर प्रणाली का कोई निश्चित स्वरूप ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में राजा कर उगाही के लिए एक निश्चित परंपरा का विकास नहीं कर पाया था। और इसमें हम देखते हैं कि जो कर था वह स्वैच्छिक कर था। बलि और भाग जो कर थे वह स्वैच्छिक कर थे, उसके लिए राज्य बहुत प्रेशर नहीं दे पाया था, दबाव नहीं दे पाता था। तो इस संरचना में कृषि द्वितीयक पेशा के रूप में थी। फिर अगर एक अन्य तथ्य की चर्चा करें तो शिल्पों का भी विकास का संबंध जो है वह कृषि अधिशेष से होता है। क्योंकि इस काल में कृषि अधिशेष सीमित था, अतः शिल्पों का विकास भी सीमित रहा। तो अगर शिल्पों के विकास से संबंधित तथ्य को देखें, शिल्पों के विकास से संबंधित तथ्य को देखें तो शिल्प का विकास सीमित रहा। और यह कुछ ऋग्वैदिक साहित्य में हमें देखने को मिलता है, उसमें हम देखते हैं कि शिल्प के रूप में बढ़ईगिरी, कुंभकारी, रथ निर्माण, ताम्र एवं कांस उपकरणों का निर्माण आदि की चर्चा हम देख पाते हैं। और इस काल में धातु के रूप में सोने, सुवर्ण के अलावा तांबे और कांसे अयस्क के विषय में भी सूचना मिलती है। तो इस काल में हम देखते हैं कि जो ये बढ़ईगिरी, कुंभकारी, रथ निर्माण, ताम्र और इत्यादि उपकरण जो बनते थे उतना ही तक था। और ब्राह्मण मुख्यतः याज्ञिक क्रियाओं को संपन्न करते थे, तो क्षत्रिय युद्ध में और व्यस्त रहते थे। और वैश्य वर्ग जो था वह कृषि और पशुपालन और तथा धन उधार इत्यादि देने का काम करता था। तो शूद्र वर्ण तीनों वर्णों की सेवा करता था। और अन्य वर्णों के रूप में यही जो शिल्पकार वर्ग थे वही व्यवसायी के रूप में भी थे। इसमें हम तक्षक जो बढ़ई था इसकी विशिष्ट स्थिति को पाते हैं, क्योंकि
इसकी सामाजिक प्रतिष्ठा थोड़ा अधिक देखने को मिलती है। तो इन्हीं रूपों में हम शिल्पों के विकास का वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि शिल्प बहुत अत्यधिक मात्रा में विकसित अवस्था में नहीं थे। वाणिज्य व्यापार के विकास का संबंध कृषि एवं दस्तकारी से होता है। चूँकि कृषि और जो दस्तकारी था ऋग्वैदिक काल में इसका विकास सीमित रहा, अतः वाणिज्य व्यापार की भी भूमिका जो है वह भी सीमित ही रही। इस काल में हम पणि नामक व्यापारी की सूचना हमें मिलती है, जो ऋग्वैदिक आर्यों के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, किंतु आर्यों के साथ इनके संबंध शत्रुतापूर्ण भी हो जाते थे। और जो गविष्टि शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है वह गायों के लिए युद्ध इन पड़ियों से ही संभवतः गायों के लिए होता था, क्योंकि ये जो पड़ी थे इनकी ऋग्वैदिक आर्यों के गायों को चुरा ले जाते थे, इसी कारण इनसे युद्ध हो जाया करता था। तो वाणिज्य व्यापार की अगर हम चर्चा करें तो वाणिज्य व्यापार भी सीमित था, क्योंकि वाणिज्य व्यापार अगर विकसित अवस्था में हो तो इसके लिए कृषि भी विकसित अवस्था में होनी चाहिए और इसमें सरप्लस यानी अधिशेष का उत्पादन होना चाहिए। फिर शिल्पों का भी विकास महत्वपूर्ण रूप से हो, तभी तो वाणिज्य व्यापार को आधार मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी वाणिज्य व्यापार से संबंधित तथ्य हमें देखने को मिलता है। अगर ऋग्वैदिक काल में मुद्रा की चर्चा करें कि मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था कि नहीं हुआ था, तो मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास इसमें हम नहीं देखते हैं। उदाहरण के रूप में ऋग्वेद में हम निष्क और शतमान जैसे मुद्रा की चर्चा सुनते हैं, किंतु ये नियमित मुद्रा नहीं थे। निष्क का अर्थ था कोई जेवरात अथवा सोने का ढेला, अथवा शतमान का अर्थ था 100 गाय। जो इस प्रकार हम देखते हैं कि निष्क का अर्थ सोने का ढेला इत्यादि से लगाया जा सकता है और शतमान का अर्थ 100 गायों से। तो और ये नियमित मुद्रा नहीं थे, और जब अगर मुद्रा के अभाव में वाणिज्य व्यापार की कल्पना नहीं की जा सकती है या विकसित अर्थव्यवस्था की कल्पना ही नहीं की जा सकती। संभवतः बार्टर सिस्टम भी प्रचलित रहा होगा, वस्तु के बदले वस्तु के लेन देन होती रही होगी। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी और यह नगरीय अर्थव्यवस्था को आधार नहीं दे सकी। ऋग्वेद में पूर्व की चर्चा मिलती है, लेकिन नगर की चर्चा हमें देखने को नहीं मिलती है। इस रूप में हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन जो अर्थव्यवस्था है ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, इसमें कबायली संरचना पर आधारित थी। कृषि द्वितीयक पेशा के रूप में था। पशुचारण का विशेष महत्व था। सब कुछ गायों के नाम से ही डिनोट किया गया है। शिल्पों का विकास सीमित था। वाणिज्य व्यापार भी कृषि और शिल्प के व्यापार को शिल्प के विकास के सीमित होने कृषि और शिल्प के विकास के सीमित होने के कारण वाणिज्य व्यापार भी सीमित था। और मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रसार नहीं था। मुद्रा का प्रसार नहीं था। निष्क और शतमान नियमित मुद्रा नहीं थे। तो यही सब जो हम तथ्य देखते हैं यह हम वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के तथ्य के रूप में देख सकते हैं। और इन्हीं चर्चाओं के आलोक में जो भी प्रश्न पूछा जाए ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के प्रमुख विशेषताओं को बताएं तो इसकी चर्चा आप कर सकते हैं। और जब भी ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित आता है तो सबको एक में मिला के पूछने की प्रवृत्ति होती है कि ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए या उनकी आलोचनात्मक परीक्षण करिए। तो हड़प्पा सभ्यता की जो नगरीय सभ्यता थी उससे आलोचनात्मक परीक्षण हम कर सकते हैं। और इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।